अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं ब्रीज ऑफ नॉलेज। चंद साल पहले तक मौर्रिखीन और तहजीब इंसानी के माहिरीन के यहाँ ये ख्याल सनद कबूल हासिल कर चुका था कि हिंदुस्तान में आर्याओं की आमद के बाद तहजीब व सकाफ़त का आगाज़ हुआ। इससे पहले इस बर्रसगीर पर जहालत और बर्बरियत की जुल्मत छाई हुई थी। तमद्दुन व शाइस्तगी का नाम तक न था। लोग घास फूस के बने हुए झोपड़ों में ज़िंदगी बसर करते थे, अदना दर्जे का लिबास पहनते और दरख्तों के पत्तों पर खाना रखकर तनावल करते। लेकिन मोहनजोदाड़ो सिंध में खुदाई के बाद अजीब व गरीब इंकशाफात हुए। ये खुदाई सरजान मार्शल के ज़ेरे निगरानी 1920 में आसार कदीमा के सर्वे सोसाइटी ऑफ इंडिया ने कराई। इससे पुराने ज़माने के शहरों के जो आसार व खंडरात दस्तियाब हुए हैं, इन्होंने हिंदुस्तान के मौर्रिखीन की सोच का रुख बदल दिया। ऐसी नाकाबिल तरदीद शहादतें मिली हैं जिनसे ये साबित होता है कि आज से 5000 साल कबल कम अज़ कम इन इलाकों में, जो सैकड़ों मुरब्बा मील के रकबे पर फैले हुए हैं, ऐसी तहजीब मौजूद थी जो आज की जदीद तरीन तहजीब और तमद्दुन का मुकाबला कर सकती है। तो मोहतरम नादरीन, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं 2750 कबले मसीह में सिंध के बासी किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। ग्रोलियर इंसाइक्लोपीडिया मतबूआ अमेरिका के मुसन्निफीन ने इंडिया के उन्वान के तहत सिंध के मौजू पर तफसील से रोशनी डाली है, जिसका तर्जुमा क़ारीन की खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुतअद्दिद मिट्टी में मदफून शहरों की दरियाफ्त जो सिंध में मोहनजोदाड़ो के मकाम पर हुई, इसने हिंदुस्तान की तारीख को 2750 कबले मसीह पर पहुंचा दिया है। ये यकीन से कहा जाता है कि वादी सिंध के वसी व अरीज़ खित्ते में 5000 साल पहले से तहजीब की रोशनी फैली हुई थी, जो मिस्र नैनवा की तहजीबों के हम असर थी। सरजान मार्शल की जिनकी निगरानी में इन शहरों की खुदाई की मुहिम तकमील को पहुंची, वो लिखते हैं, बहुत से घरों में कुएं और गुसल खानों के आसार मिले हैं और इसके साथ गंदे पानी के निकास का बेहतरीन निज़ाम दरियाफ्त हुआ है, जिससे वहाँ के बाशिंदों के माशरती हालात का इल्म होता है, जो यकीनन इनकी मासर तहजीबों बाबिल और मिस्र में पाए जाते थे। मोहनजोदाड़ो में घरेलू इस्तेमाल के बर्तन, रंगदार नकूश वाले ज़रूफ, शतरंज के मोहरे और सिक्के, जो आज तक दरियाफ्त होने वाले सिक्कों में कदीम तरीन हैं। बेहतरीन किस्म के ऐसे बर्तन जिन पर आला किस्म के नक्श व निगार बने हुए हैं, 2 पहियों वाली गाड़ी, सोने चांदी और जवाहरात के जेवरात जिन्हें इस उम्दगी से बनाया गया है और इन पर बेहतरीन पालिश की गई है, जो मौजूदा दौर के बेहतरीन जेवरात में पाई जा सकती है। इनकी साख्त और चमक दमक को देखकर मालूम ही नहीं होता कि इनका ताल्लुक 5000 साल कबल ज़माना तारीख़ से है। ज़राअत वादी सिंध के बाशिंदों का अहम पेशा था। इससे मालूम होता है कि आबपाशी का बेहतरीन निज़ाम राइज था। मोहनजोदाड़ो सनत का सबसे बड़ा मरकज़ था। यहाँ की मसनूआत बरामद की जाती थी। इन दस्तकारों के आलात सनत देख कर हैरत होती है। यहाँ के पारचा बाव बेहतरीन किस्म का कपड़ा तैयार करते थे, जो बाबल और एशिया के दूसरे मारूफ शहरों में बरामद किया जाता था। निज़ाम बल्दिया की उम्दगी का सबूत इनके मंसूबों से मिलता है, जिनके मुताबिक शहर आबाद किए जाते थे। सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के लिए जो इंतज़ामात किए गए थे, इन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। मोहनजोदाड़ो मुस्ततील शक्ल पर तामील किया गया था। इसकी गलियां बहुत वसी और सीधी थीं, जो शुमाल से जुनूब की तरफ जाती थीं और दूसरी बड़ी गलियों के साथ मुतवाज़ी थीं। छोटी गलियां जब बड़ी सड़क से निकाली जाती तो 90 दर्जे के ज़ाविये के मुताबिक निकाली जाती, बिल्कुल इस तरह जिस तरह जदीद अमेरिका के शहरों का हाल है। बड़ी गलियां 33 फुट चौड़ी होती और छोटी गलियां 18 फुट चौड़ी। हर गली कूचे में फालतू पानी के अखराज की नालियां बनी हुई थीं, जिनको बड़ी महारत से बेहतरीन ईंटों से छत दिया गया था। मुनासिब मकामात पर सुराख रखे गए थे ताकि इनकी सफाई की जा सके। मोहनजोदाड़ो में पानी के अखराज का जो निज़ाम था, वो 19वीं सदी में यूरोप के तमाम निज़ामों से बेहतरीन था।
موہنجو داڑو کے باشندوں کو موسیقی اور رقص سے بڑی دلچسپی تھی۔ سانڈوں اور مرغوں کی لڑائی، شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کا شکار ان کی بہترین تفریح تھی۔ ان علاقوں کے باشندوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماتا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے، جو ان کی زمینوں کی زرخیزی میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ ان کی زرخیز کھیت بہترین اجناس پیدا کرتے تھے، جن کی مقدار بھی وافر اور کیفیت و نوعیت بھی بہترین ہوتی تھی۔ اسی علاقے میں ہندو مذہب، ہندو معاشرہ اور ہندو تمدن نے جنم لیا اور نشو و نما پائی۔ آریہ کی آمد سے لے کر 1500 سال تک اس علاقے کی سیاسی تاریخ نامعلوم ہے، جو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آریہ لوگ پڑھائی لکھائی سے بے بہرا تھے، فن تاریخ سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے تحریری طور پر اسے مدون نہ کیا، جس کی وجہ سے اس کو فراموش کر دیا گیا۔ آج ہمارے لیے اس پر رائے قائم کرنا ناممکن ہے، البتہ مختلف کتب کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ آریہ اپنے وطن سے سکونت ترک کر کے افغانستان سے گزرتے ہوئے کوہ ہندو کش کے راستے سے ہندوستان آئے۔ انہوں نے 15 صدیاں سندھ طاس میں گزاری۔ اس کے بعد ان کے بعض قبائل نے مشرقی ہند کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ پہلے گنگا جمنا کے دو آبے پر اپنا تسلط جمایا، اس کے بعد وہ کامروپ یعنی صوبہ بہار تک بڑھتے چلے گئے۔ اس طرح وسطی ہند میں انہوں نے اپنی سیاسی بالادستی قائم کر لی اور ہندوستان کے قدیم باشندوں داوڑوں کو انہوں نے جنوبی ہند کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شکریہ۔